कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 विद्युत रसायन। स्टार्टिंग 2 वीडियोस में हमने विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर होता है ये समझा था, और विद्युत अपघटन किन किन विधियों द्वारा होता है, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, ये 2 वीडियो थी बेसिक्स के बारे में, और मेरे ख्याल से आपको वो बेसिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे अपने इस टॉपिक पर। ठीक है, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है, रटने वाला कुछ नहीं है, केवल समझने की छोटी सी चीज़ है। फैराडे ने 2 छोटे छोटे से नियम दिए थे विद्युत अपघट्य से संबंधित। इस साल ये पूछा गया था एग्जाम में, फैराडे का प्रथम नियम क्या है। ठीक है ना, 2 नियम दिए हैं फैराडे ने जो विद्युत अपघटन से संबंधित हैं। विद्युत अपघटन में हम ये तो समझ चुके हैं कि जब हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो एनोड पर तो ऑक्सीकरण के द्वारा हमें कोई पदार्थ मिलता है, और कैथोड पर अपचयन के द्वारा हमें कोई पदार्थ मिलता है। तो फैराडे ने क्या बताया, फैराडे ने ये बताया कि हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, ये गणना कर सकते हैं कि हमें कैथोड या एनोड पर जो भी पदार्थ मिलेगा उसकी कितनी कितनी मात्रा प्राप्त होगी। ठीक है, आप इस वीडियो में दोनों चीज़ों को दो नियम पढ़ने हैं हमें, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, और उनकी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी इजीली कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो, और अब साथ में नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है ना, प्रथम नियम क्या था, बहुत छोटी सी चीज़ है कि विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। छोटी सी बात है, जितनी ज़्यादा देर तक हम विद्युत अपघटन करवाएंगे, मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा यानी कि एनोड और कैथोड पर जो हमें पदार्थ मिल रहे हैं वो उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होंगे। सीधी सी बात है। तो वही उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोड पर जितनी ज़्यादा पदार्थ हमें चाहिए, हमें प्रवाहित आवेश उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर हम पदार्थ की मात्रा को W में और प्रवाहित आवेश को Q कूलॉम से अगर हम डिनोट करें तो नियम क्या हो गया, W बराबर W समानुपाती Q। Q होता है आवेश कूलॉम में, और आवेश को कूलॉम में जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT, यानी आवेश, 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है धारा एम्पियर में और समय सेकंड में। याद रखना बच्चों, अपनी केमिस्ट्री में हमेशा सीजीएस पद्धति चलती है तो टाइम को हमेशा हम सेकंड्स में ही डिनोट करेंगे, याद रखना। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया W समानुपाती IT, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई स्थिरांक तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्थिरांक हमने लगा दिया है Z। ठीक है ना, W इज इक्वल टू ZIT, ये प्रथम नियम हो गया। ठीक है ना, फैराडे का प्रथम नियम क्या हो गया कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, और समानुपाती के चिन्ह को लगाने के लिए हमने एक नियतांक लगाया है Z, और इस नियतांक को हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है ना, तुल्यांक की बाहर से बहुत कुछ रिलेटेड है, ये भी हम उनका रिलेशन भी देखेंगे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम डिफाइन करना चाहे तो क्या करें, हम इस समीकरण में I और T को यूनिट कर दें, यानी इनका मान इकाई कर दें कि I का मान भी 1 हो और T का मान भी 1 हो। 1 क्या, I तो 1 एम्पियर और T 1 सेकंड, यानी यदि एक I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड हो तो W बराबर Z। ठीक है ना, W क्या था, पदार्थ की मात्रा, तो वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो गई। कब, जब 1 एम्पियर की धारा हमने 1 सेकंड तक प्रवाहित की। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी, देखो, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसके इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ या ग्राम में मात्रा प्राप्त होगी वही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। समझ में आ गया ना बच्चों, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा ही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये छोटी सी बात है, फैराडे का प्रथम नियम हो गया। छोटा सा नियम समझ में आ गया, केवल ये बताया था कि जितनी ज़्यादा देर तक हम धारा प्रवाहित करेंगे हमें ये W की मात्रा उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी। या हम I का मान बढ़ाते जाएं या T का मान बढ़ाते जाएं तो W का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ेगी। I की जगह हमने 1 एम्पियर रखा, ठीक है ना, और यह एक I की जगह हमने 10 एम्पियर रखा तो W की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना। ऐसे T की जगह मान लीजिए हमने 10 सेकंड रखा और T की जगह 600 सेकंड रखा तो W की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी जितनी ज़्यादा धारा जितनी ज़्यादा समय तक प्रवाहित की जाएगी पदार्थ प्राप्त मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये तो था प्रथम नियम। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहा उन्होंने, हम पहले नियम में तो उन्होंने बताया कि एक सेल में या एक इलेक्ट्रोड पर हम कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में अवक्षेपित होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि एक ही नहीं बल्कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेलों को एक साथ जोड़ दें तो हम एक साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनों पर जो जो मात्राएं अवक्षेपित होंगी उनकी गणना भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम 2 या 2 से अधिक सेलों को लेते हैं विद्युत अपघटनी सेलों को, तो इसकी शर्त ये है केवल कि उन्हें हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा।
जैसे प्रतिरोध तारों का संयोजन होता है ना श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, तो यहाँ भी इनको हम प्रतिरोध तार की तरह श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। और जब श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो उसी तरह का सेलों को संयोजित करेंगे, तो उनमें प्रवाहित धारा जो होगी, आई का मान जो होगा वो समान प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या नियम होगा कि विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाए, यानी उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो उनके इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। पदार्थों की मात्रा यानी कि W उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं, और तुल्यांकी भार को डिनोट करते हैं हम E से। ठीक है ना। तो अगर किन्हीं दो विलयनों के में समान समय तक समान धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर क्रमशः W1 और W2 ग्राम निक्षेपित हों और उनके तुल्यांकी भार क्रमशः E1 और E2 हों, तो फैराडे के द्वितीय नियम से W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। यहाँ W1 और W2 क्या है, निक्षेपित मात्रा है, और E1 E2 क्या है, उनके तुल्यांकी भार। ठीक है ना। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z और तुल्यांकी भार E में संबंध होता है 96,500 का। Z बराबर होता है E बटे 96,500। अभी 96,500 क्या है, हम अभी इसके आगे देखेंगे। एक फैराडे आवेश की मात्रा होती है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ Z की या E की वैल्यू रख दें, E बराबर क्या हो जाएगा, Z अपॉन 9655। ठीक है ना। तो यहाँ इंटू, ठीक है ना, तो यहाँ ये हो गया E1 बटे E2 बराबर हो गया Z1 इंटू 96,500। इसी तरह से E2 बराबर हो गया Z2 इंटू 96,500। तो 96,500 से 96,500 तो कट गया, क्या रिलेशन आ गया, E1 बटे E2 इज इक्वल टू Z1 बटे Z2। ठीक है ना। तो इस रिलेशन को हम समीकरण नंबर और 2 से आपस में कोरिलेट करें तो क्या रिलेशन निकलता है अपना, W1 बटे W2 इज इक्वल टू Z1 बटे Z2 इज इक्वल टू E1 बटे E2। ठीक है ना। तो दो सेलों का कंपैरिजन किया, अगर 4 सेल हो तो सब में ऐसा ही होता चला जाएगा, यानी समान अनुपात रहेगा। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। न्यूमेरिकल पार्ट है, छोटी सी चीज़ है। ठीक है ना। पहली में तो ये कहा कि जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा भार प्राप्त होगा। दूसरे नियम में ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा तुल्यांकी भार होगा उतना ज़्यादा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा, और जितना ज़्यादा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा प्राप्त मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अभी 96,500 क्या था उसके बारे में देखते हैं। ये एक फैराडे आवेश का मान होता है। एक फैराडे आवेश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इस साल की बोर्ड में पूछना है कि पूरी संभावना है इसकी। एक फैराडे आवेश से आप क्या समझते हो, क्या होता है। तो ये क्या होता है, किसी पदार्थ के एक तुल्यांक को अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक आवेश को एक फैराडे आवेश कहते हैं। ये आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है, इसको F से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और इसको और दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक फैराडे आवेश कहते हैं। ठीक है। ये जो 96,500 वैल्यू आई ना, वो यहीं से आएगी। ठीक है ना। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक मोल का मतलब आवोगाद्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। तो अगर हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है तो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो गया, 1 फैराडे इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसकी जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, वो आता है लगभग 96,434 कूलॉम, जिसको राउंड ऑफ करके हमने कह दिया 96,500 कूलॉम। ठीक है ना। ये है एक फैराडे आवेश। ठीक है। तो ये हो गए दोनों फैराडे के दोनों नियम और फैराडे क्या होता है। ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें से बहुत तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक एक करके हम उनके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, निकिल नाइट्रेट के विलयन का PT इलेक्ट्रॉनों के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया, तो कैथोड पर Ni की निक्षेपित मात्रा ज्ञात करो। ठीक है ना। तो कैथोड पर मात्रा ज्ञात करनी है, निक्षेपित एक ही सेल दिया हुआ है, तो फैराडे का प्रथम नियम काम में आएगा, यानी कि W इज इक्वल टू ZQ या ZIT। दिया क्या है, धारा I का मान दिया है 5 एम्पियर, समय दिया है 20 मिनट, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना। और हमें Z की वैल्यू कभी भी नहीं दी होगी, Z की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी E बटे 96,500 से। ठीक है ना। तो E का मतलब क्या होता है, तुल्यांक की भार, वो बेटा हमें याद होना चाहिए। और E की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, E की वैल्यू निकालने का तरीका होता है M/N फैक्टर। M/N फैक्टर मतलब क्या हुआ, M तो होता है अणु भार या परमाणु भार, ठीक है ना, और N का मतलब होता है उस पर कितना आवेश है, आवेश की मात्रा। तो जैसे यहाँ निकिल है, निकिल का परमाणु भार होता है 58.7, और Ni किस रूप में अवक्षेपित होगा, यहाँ पर Ni+2 के रूप में। तो इस पर आवेश कितना हो गया, +2, तो इसमें 2 से
भाग लगाएंगे तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 58.7/2। ठीक है ना। हमें परमाणु भार सबके पता होने चाहिए, कुछ वैल्यूज़ तो हमें न्यूमेरिकल करते करते याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी, वैसे हमें याद होंगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो आवेश की मात्रा हो गई Q बराबर IT, यानी हमने निकाल लिया फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर ZQ। Z का मतलब क्या हुआ E/96,500 गुणा Q। E का मान 58.7/2, तो E की वैल्यू रखी तो 58.7/2 गुणा 96,500 गुणा Q का मान कितना था 6000। इसको सॉल्व किया तो आ गया 1.82 ग्राम, यानी कि निकल नाइट्रेट के विलयन में जब हम 5 एम्पियर की धारा को 20 मिनट तक प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर हमें 1.82 ग्राम Na प्राप्त होगा। समझ में आ गया ना। प्रथम नियम है। देखो फिर दूसरा एग्जांपल बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखिए CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया तो कैथोड पर Cu की मात्रा ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, धारा का मान दे रखा है I का 1.5 एम्पियर, समय यानी टी दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Cu के लिए E का मान है, तुल्यांकी भार का मान क्या होता है, Cu का परमाणु भार होता है 63.5 है ना। और CuSO4 में Cu कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 में, तो इस पर आवेश 2 है तो 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी, वैसे आप अपन इसकी जगह पर 31.75 भी लिख सकते हैं। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे ना तो यही आएगा। ठीक है ना। तो W = ZIC, Z का मतलब E/96,500 IT, E का मतलब 63.5/2, 96,500 इंटू I की वैल्यू 1.5 है, T की वैल्यू 600 है। ठीक है ना। तो वैल्यू आ जाएगी 0.30 ग्राम। बच्चों ये यूनिट लगाना याद रखना, एग्जाम में जो अपन करके आते हैं ना तो संख्या तो निकाल देते हैं आंसर, लेकिन उसकी यूनिट निकालना भूल जाते हैं, और यूनिट नहीं लगाते हैं तो 1/4 नंबर ज़रूर कटता है। ठीक है ना। 1 नंबर का अपना क्वेश्चन आता है और उस 1 नंबर के क्वेश्चन में सब कुछ सही होते भी 1/4 नंबर कट जाता है। मान लीजिए 3 न्यूमेरिकल, अगर तीनों न्यूमेरिकल में 1/4 नंबर कटे तो 3/4 नंबर का नुकसान हो जाता है ना। ठीक है। इसलिए हमें ये जरूर याद रखना है कि यूनिट जरूर लगानी है। ठीक है ना। समझ में आ गया। फैराडे के प्रथम नियम के 2 सवाल किए, अभी हम और देखते हैं। अब देखो ये फैराडे का क्वेश्चन है कि Al+3 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू Al अभिक्रिया में 40.5 ग्राम Al मुक्त करने के लिए कितनी कूलॉम की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। देखो इस समीकरण में हमें क्या दिख रहा है कि जब 1 मोल Al+3 को Al सॉलिड में अपचयित करना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है ना। जबकि हमें मोलों में कितने निकालने, ग्राम कितने दिए हैं 40.5 ग्राम, तो उसमें मोल कितने होंगे, मोल का क्या होता है W/m, W कितना दिया है 40.5 ग्राम, M होता है इसका परमाणु भार, तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27, तो मोलों की संख्या हो गई। तो सिंपल एक एक नियम लगाते हैं हम कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए आवश्यक है 3 मोल इलेक्ट्रॉन की, यानी कि 3 फैराडे आवेश की। ठीक है ना। तो एक के लिए 40.5/27 के लिए कितनी होगी 3 गुणा 40.5/27 F, यानी कि इसमें 96,500 का गुणा और कर दिया तो अपना आंसर आ गया 4.342 गुणा 10⁵ कूलॉम। ठीक है ना। समझ आएगा। सिंपल एक एक नियम लगाया है। फैराडे की बात की है यहाँ पर कि हमने कहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1 फैराडे, तो यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं 3 मोल। इसका मतलब कितने मोल आवश्यकता होती है 3 फैराडे आवेश की, कब, जब हमें 1 मोल चाहिए। 1 मोल का मतलब कितना होता है 27 ग्राम। ठीक है ना। लेकिन हमें प्राप्त करना है 40.5 ग्राम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 27 ग्राम के लिए आवश्यक होते हैं 3 फैराडे या 3 गुणा 96,500 कूलम, तो 27 ग्राम के लिए कितना होगा, ये एक सिंपल एक एक नियम से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, समथिंग डिफरेंट पर बहुत इजी क्वेश्चन है। एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक प्रवाहित की गई तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और दिया क्या है, हमें धारा दी है और समय दिया है, तो उससे अपन आवेश निकाल सकते हैं, है ना। Q = IT, धारा दे दी और समय घंटे में दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 गुणा 60 मिनट गुणा 60 सेकंड। ठीक है ना। तो यहाँ IT की वैल्यू यानी Q की वैल्यू क्या हो गई 0.5 × 7200, 7200 कहाँ से आया, इनको मल्टीप्लाई करने से 7200 आया है, तो कूलम की मात्रा हो गई 3600 कूलम। लेकिन हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 96,500 कूलम, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1/96,500 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कूलम कितने हैं अपने 3600। सिंपल एक एक नियम है, तो 3600 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1/96,500 गुणा 3600, यानी 36/365 मोल इलेक्ट्रॉन। ये तो आ गई मोलों में, लेकिन अपन से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मोलों में नहीं पूछा गया, कितने इलेक्ट्रॉन यानी संख्या पूछी गई है। तो मोलों से अपन संख्या ज्ञात करें तो कैसे करें,
एवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, n इंटू एन, या n तो है एवोगाद्रो संख्या और ये n है मोलों की संख्या। तो एवोगाद्रो संख्या हुई 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मोल कितने हैं 36/965, ये लिखती है ऐसे कैसे, तो अपना आंसर आ गया 2.246 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 0.5 एम्पियर की धारा जब 2 घंटे तक प्रवाहित की जाएगी तो इतने इलेक्ट्रॉन उस तार में से प्रवाहित हो जाएंगे। समझ में आ गई ना चीज बच्चों, ठीक है। इसमें देखो अपना ही फैराडे का प्रथम नियम या द्वितीय नियम काम में नहीं है, उनकी जो बेसिक्स थे वो काम में है। आवेश की मात्रा, फेक फेराडे, एक फेराडे वाला कॉन्सेप्ट काम में आया, और हमें मोल अवधारणा तो काम में आएगी। बच्चों केमिस्ट्री में मोल अवधारणा एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह हर न्यूमेरिकल में आपको काम में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी मोल कॉन्सेप्ट से और फेराडे के आवेश पर आधारित है कि निम्न अभिक्रिया में डाइक्रोमेट आयनों के 1 मोल की अपचयन हेतु कितने कूलम की आवश्यकता होगी। एक संतुलित समीकरण दी है, इस संतुलित समीकरण में हमें दिख रहा है कि डाइक्रोमेट आयन ये है, इसका 1 मोल जब अपचयित हो रहा है Cr+3 में तो 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ रही है, यानी 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल, और 6 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा, 6 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फेराडे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश 6 फेराडे। फेराडे में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 5,79,000 कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2020 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, 2021 बोर्ड एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट समथिंग सेम क्वेश्चन। ओके, क्या है, निम्न अभिक्रियाओं में आवश्यक आवेश की गणना करो। कितने कूलम आवेश की, या फेराडे में भी बता सकते हैं, ये नहीं कहा गया है कि आवेश को आप फेराडे में बताएं या कूलम में बताएं। देखिए यहाँ Al+3 इज कन्वर्टिंग इनटू Al। Al+3 को जब हमें Al में परिवर्तित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी इसका 1 मोल है तो इसके 3 मोल है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा, 3 फेराडे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 फेराडे। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम, इसके नीचे 1 मोल फिर 3 मोल, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया सीधे सीधे 3 फेराडे, और कूलम में निकालना चाहें तो इसको 3 को 96,500 से गुणा कर दें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये आपको होमवर्क में ढंग से करना है, मैंने केवल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इंटू Mn+2। अब MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, देखिए MnO4 माइनस में इसकी x मान ली, +4 गुणा -2, उपसहसुयोगी यौगिकों में पढ़ा था ना हमने ऑक्सीजन अवस्था भी निकालना, इज इक्वल टू -1, तो x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7, ठीक है ना। तो यहाँ ये +7 में है और यहाँ ये बदल रहा है +2 में। कितने का परिवर्तन हो रहा है, 5 का, है ना। 5 का परिवर्तन हो, इसका मतलब क्या है, किसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तभी तो इसमें परिवर्तित हुआ है। यानी जब इसका 1 मोल Mn+2 में परिवर्तित हो रहा है तो उसको 5 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हुई, और 5 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा, बिल्कुल ठीक, 5 फेराडे। और अपन इसको कूलम में निकालना चाहेंगे तो 5 गुणा 96,500 कूलम। समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखिए Cu+2 अपचयित हो रहा है Cu में, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, +2, ठीक है। यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, 0। इसको इसमें जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसका कितना मोल है, 1 मोल, ठीक है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 2 मोल। 1 मोल को 2 मोल में परिवर्तित करना है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया, 2 फेराडे, या 2 गुणा 96,500 कूलम, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है ना, ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। और देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन भी फेराडे के प्रथम नियम पर आधारित है। धारा का मान दे रखा है 1 एम्पियर, समय दे रखा है 15 मिनट, तो NaCl की विलयन से हमें कितने ग्राम Cl2 प्राप्त होगी। सेकंड में बदल दिया हमने मिनट को, Cl2 के लिए तुल्यांकी भार कितना होगा, Cl2 का परमाणु भार अणुभार कितना हो गया, 71। Cl2 किससे बनता है, 2Cl- से बनता है ना, तो यहाँ 2 माइनस आवेश में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 का, तो यहाँ 2 से भाग लग जाएगा, तो ये हो गया इसका तुल्यांकी भार, ठीक है ना। प्रथम नियम लगाएंगे W = ZIT, और बिल्कुल ZIT का जैसे अपन क्वेश्चन देखते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। प्रथम नियम सीधे सीधे काम में आ जाएगा। अब देखिए ये फेराडे पर आधारित क्वेश्चन, निम्न को प्राप्त करने के लिए कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी। गलत CaCl2 से 20 ग्राम Ca और Al2O3 से 40 ग्राम Ca। CaCl2 तो देखो समीकरण बनानी है पहले आपको कि गलत CaCl2 से Ca प्राप्त करना है, तो इसकी विद्युत अपघटन कैसे होगा कि CaCl2 टूटेगा Ca+2 में और Cl2 में, ठीक है। Ca प्राप्त करने के लिए हमें Ca+2 आयंस की जरूरत है, ये कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, कैथोड पर इनका अपचयन होगा। तो देखिए 1 मोल Ca+2 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को से अपचयित होकर 1 मोल Ca बना रहा है, ठीक है ना। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम, 40 ग्राम के लिए हमें चाहिए
2 फैराडे आवेश, जबकि हमें प्राप्त कितना करना है 20 ग्राम। तो सिंपल एक एक नियम लगा दिया, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे आवेश चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए 2/40 फैराडे आवेश, तो 20 ग्राम के लिए 2/40 गुणा 20 यानी कि 1 फैराडे आवेश। इसी तरह से गलित Al2O3 से 40 ग्राम Al प्राप्त करना है। इसकी समीकरण बनाएं। Al2O3 जब विद्युत अपघटित होगा तो Al+3 और O2 माइनस में बदलेगा, तो एक Al+3 जब 3 इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करता है तो अपचेत होकर 1 मोल Al बनाता है, यानी कि 1 मोल का मतलब 27 ग्राम, इसका परमाणु भार 27 होता है। तो 27 ग्राम के लिए हमें कितने फैराडे आवेश चाहिए, 3 फैराडे आवेश। तो फिर सिंपल एक नियम लगाते हैं, 27 ग्राम Al के लिए आवश्यक आवेश 3 फैराडे, तो 1 ग्राम के लिए 3/27 यानी कि 1/9 फैराडे आवेश। तो 40 ग्राम के लिए 1/9 गुणा 40 यानी कि 4.44 फैराडे आवेश। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा है, पर ऑक्सीकृत करने के लिए पूछा गया है ना, तो इसलिए कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है यहाँ कि 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करना है और 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करना है। तो H2O जब अपघटित होगा तो H+ और OH माइनस में जाएगा। O2 हमें किससे प्राप्त होगी, OH माइनस से। OH माइनस ऋणावेशित कहाँ जाएगा, एनोड पर। एनोड पर ही अपनी H+ आयन को त्याग कर O2-2 में ऑक्सीकृत अपचयित होगा, पहले ऑक्सीकृत होगा। फिर उसके बाद O2- 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर O2 बनाएगा, ठीक है ना, ये हाफ O2 बनेगी, ठीक है ना। 1 मोल H2O हमें अपघटित करना है तो उसे हाफ मोल O2 मिलेगी। हाफ मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे आवेश। इसी तरह से 1 मोल FeO को Fe2O3 में, FeO का मतलब Fe+2 आयन, Fe2O3 मतलब Fe+3 आयन। 1 मोल Fe+2 को 1 मोल Fe+3 में ऑक्सीकृत करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे आवेश, ठीक है ना। अब देखिए फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित क्वेश्चन है कि ZnS4 AgNO3 CSO4 3 विलयन है, तीनों में समान समय तक 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई। कब तक, जब तक कि सिल्वर की मात्रा 1.45 ग्राम अवक्षेपित न हो जाए। तो कितने समय तक प्रवाहित की गई और Cu और Zn के कितने कितने ग्राम अवक्षेपित हुए। तो पहले तो अपन Ag के लिए समय निकालने के लिए काम में लेंगे फैराडे का प्रथम नियम, W = ZIT से, ठीक है ना। अब Ag के लिए E का मान होता है 108 और Ag के लिए W का मान दे रखा है 1.45 ग्राम। तो W = ZIT से हमने T का मान निकाल लिया, ठीक है ना। W इंटू इस फॉर्मूले से W × 96,500/E गुणा I कैसे आया, समझ में आ गया। W = ZIT, Z की जगह हमने लिख दिया E/96,500 IT, T को उधर ले गए, W इधर आ गया, बस इतना सा किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। T उधर जाएगा, W इधर आएगा, तो I बराबर हो जाएगा W वहीं में रहेगा 96,500/EI, ठीक है। वैल्यूज निकालेंगे तो हमें ये सेकंड्स में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, Cu और Zn का भार भी। Cu के लिए द्वितीय नियम पर आते हैं, क्या W1/W2, ठीक है। मैंने यहाँ 1 और 2 को Ag और Cu से प्रदर्शित कर दिया है। Ag की वैल्यूज हमें पता है तो हम Cu से इसकी तुलना करते हैं। WAg/WCu बराबर EAg/ECu। WAg दिया है, EAg हमें पता है 108 होता ही है, WCu हमें ज्ञात करना है, WECu 31.75 होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना, ठीक है, 63.5/2 से। तो यहाँ से हमें WCu की मात्रा प्राप्त हो जाएगी 1.45 गुणा 31.75/108, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से Zn की वैल्यू भी निकालेंगे, वही फैराडे का द्वितीय नियम दोबारा से, WZn/WAg = EZn/EAg, ठीक है ना। तो WZn का क्या होगा, WAg को इधर ले जाएं, EZn/EAg = WAg, वैल्यू रखें। EZn कितना है 32.5, कैसे आया, Zn के लिए परमाणु भार होता है 65 और Zn पर आवेश होता है 2, तो 65/2 करेंगे तो आ जाएगा 32.5। WAg दे रखा है 1.45 और EAg होता है 108, तो हमें यहाँ इसकी W की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी, यानी जिंक के कितने ग्राम प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अब ये 2 क्वेश्चन हैं जो विद्युत अपघटन पर आधारित है। हमने विद्युत अपघटन की क्रियाविधियां देखी थी ना, कि NaCl के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन करवाने पर कैथोड और एनोड पर कौन से पदार्थ मुक्त होंगे। NaCl का विद्युत अपघटन होगा तो Na+ और Cl- बनेंगे। H2O का विद्युत अपघटन होगा तो H+ और OH- बनेंगे। अब इनमें क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। मैंने आपको बताया था जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होता है वो अपचयित होता है, और जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है वो ऑक्सीकृत होता है। यहाँ अपचयन विभव ज़्यादा है H+ का और ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा है Cl- का, तो एनोड और कैथोड पर जाकर ये ऑक्सीकृत अपचयित होकर और H2 और Cl2 गैस प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन Pt इलेक्ट्रोड के बीच करवाने पर कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे, ठीक है ना। Pt इलेक्ट्रोड का यानी कि तो कैथोड पर तो हमें हमेशा धातु ही प्राप्त होती है, एनोड पर वो पदार्थ प्राप्त होता है जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है। CuSO4 का अपघटन होगा तो Cu+2 बनेगा और SO4-2 बनेगा। H2O का अपघटन होगा तो H+ और OH- बनेगा। यहाँ Cu+2 का अपचयन विभव ज़्यादा है और यहाँ OH- का अपचयन विभव ज़्यादा है, तो कैथोड Cu+2 पर जाएगा, OH- एनोड पर जाएगा, तो हमें कैथोड पर मिल जाएगा Cu धातु और एनोड पर मिल जाएगी O2 गैस, ठीक है। इस तरीके से हम विद्युत अपघटन के क्वेश्चन और फैराडे के नियमों के आधार पर न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी सी चीज़ है। बस हमें ये याद रखना है कि आवेश कितना है, कितने समय तक कितनी धारा प्रवाहित की गई है, फॉर्मूला याद रखना है, Q = IT और W = ZIT। Z का मतलब क्या होता है E/96,500, ठीक है। थैंक यू।